वो आदमी जो औरत बनकर पिछले 10 साल से औरतों की डिलीवरी कर रहा था, पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार करके नकाब हटाया तो सामने जो सच आया उसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। खैर नहीं है रेखा, बहुत बड़ी गड़बड़ है। बल्कि यूं समझ ले कि हमारे गांव की इज्जत दांव पर लगी हुई है और तुम सब लोग यहाँ आंखों पर पट्टी बांधे सो रहे हो। शांति दाई की जानी पहचानी खुरदुरी और चुभती हुई आवाज ने रात की उस अजीब सी खामोशी को चीर कर रख दिया। गांव में अंधेरा गहरा हो चुका था और कच्चे घरों से उठने वाले चूल्हों के धुएं की महक हवा में घुली हुई थी। रेखा अपने आंगन में पड़ी पुरानी चारपाई पर बैठी थी कि तभी दरवाजे पर बिना किसी आहट के शांति दाई आकर खड़ी हो गई। वो अपनी मैली सी चादर में लिपटी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और रात छुपाए होने का भाव साफ दिख रहा था। वो बिना बुलाए अंदर आ गई और चारपाई के कोने पर बैठते हुए इधर उधर देखने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ा राज लेकर आई हो। रेखा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, पहेलियां मत बुझाइए दाई, सीधी तरह से बताएं क्या बात है, कौन सी इज्जत और कैसी गैरत। शांति दाई ने गहरी सांस ली, अपने पान से भरे मुंह को थोड़ा साफ किया और बोली, ये जो पिछले 10 सालों से तुम लोगों ने एक औरत को सिर पर बिठा रखा है, जिससे तुम लोग इज्जत देते हो, वो डॉक्टर सरिता, वो कोई सीधी सादी औरत नहीं है। मुझे तो उसके औरत होने पर ही शक है। ये सुनते ही रेखा गुस्से से तिलमिला उठी और हाथ झटकते हुए बोली, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया शांति दाई? ये कैसी बेकार की बात कर रही है तू? वो पिछले 10 साल से हमारे गांव में है, तुझे याद नहीं उसके आने से पहले हमारे गांव की औरतों का क्या हाल था? ना कोई अस्पताल, ना कोई लेडी डॉक्टर, और गांव के बूढ़े किसी मर्द डॉक्टर को औरतों के पास फटकने भी नहीं देते थे। कितनी ही औरतें दर्द में तड़प तड़प कर मर गईं। मेरी अपनी भाभी की जान उसी डॉक्टर सरिता ने बचाई थी और तू उसी पर इल्जाम लगा रही है। शांति दाई ने रेखा का गुस्सा देखकर थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, अरे ओ पगली, गुस्सा क्यों करती है? मेरी बात तो पूरी सुन। मैं कोई पागल नहीं हूं जो यूं ही कुछ भी बोल दूं। तू खुद सोच, आज तक किसी ने उसका चेहरा देखा है? जब भी कोई पूछता है तो वही पुराना बहाना कि उसके चेहरे पर जलने के निशान हैं, इसीलिए वो किसी को दिखाना नहीं चाहती। चल, मान लिया निशान है, लेकिन हम औरतों से क्या पर्दा? औरतें तो औरतों के सामने खुल जाती हैं, लेकिन वो तो डिलीवरी के वक्त भी अपना काला नकाब नहीं उतारती। और उसकी आवाज, कभी गौर किया है उस पर? रेखा अब थोड़ा शांत हुई, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्या मतलब है तेरा? साफ साफ बोल। शांति दाई अब थोड़ा और करीब आई और धीमी लेकिन डरावनी आवाज में बोली, मुझे पूरा यकीन है वो डॉक्टर सरिता असल में औरत नहीं है, बल्कि एक मर्द है जो पिछले 10 साल से हम सबको बेवकूफ बना रहा है। ये सुनकर रेखा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसके दिमाग में पिछले कई सालों की बातें घूमने लगीं। डॉक्टर सरिता का हमेशा नकाब में रहना, किसी से ज्यादा घुलना मिलना नहीं और हर वक्त खुद को अलग रखना। लेकिन फिर भी उसका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। ये सब झूठ है, उसने खुद को समझाते हुए कहा। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन शांति दाई की आंखों में जो यकीन था, उसने रेखा के दिल में डर पैदा कर दिया। उसकी आवाज औरतों जैसी बारीक और मीठी तो नहीं है, उसकी आवाज तो खुरदरी और भारी है, जैसे कोई मर्द बात कर रहा हो। शांति दाई की ये बात सुनकर रेखा कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसके दिमाग में शांति दाई की बातें हथौड़े की तरह बजने लगीं, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए सिर झटक दिया और बोली, तो क्या हुआ दाई? कुछ औरतों की आवाज भारी होती है, और फिर वो किसी से फीस भी तो नहीं लेती। जो कोई अपनी मर्जी से दे दे वही रख लेती है। अगर वो कोई धोखेबाज होती तो हमसे पैसे नहीं ऐंठती। शांति दाई ने एक तंज भरी हंसी हंसते हुए कहा, यही तो उसकी सबसे बड़ी चाल है। मुफ्त में इलाज करके उसने तुम सबके मुंह बंद कर रखे हैं। मेरी बात ध्यान से सुन। पिछले हफ्ते मैं उसके क्लिनिक के पास से गुजर रही थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और वो अंदर अलमारी में दवाइयां सजा रही थी। उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। तभी मेरी नजर उसके हाथों पर पड़ी। वो किसी नाजुक औरत के हाथ नहीं थे, वो बड़े मजबूत और खुरदरे हाथ थे।
जैसे किसी खेत में काम करने वाले आदमी के होते हैं। और तुमने कभी उसके चलने का तरीका देखा है? वो हमारे गांव की औरतों की तरह छोटे छोटे कदम नहीं रखती, बल्कि उसके डग इतने लंबे होते हैं जैसे कोई मर्द चल रहा हो। उसका कद काठी, उसके कंधे, सब कुछ मुझे शक में डालता है। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, दाल में कुछ काला जरूर है। अगर तुम लोगों ने वक्त रहते सच्चाई नहीं जानी तो कल को यह गांव किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। अब रेखा के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। उसके दिल में शक का बीज पड़ चुका था। उसने धीरे से पूछा, तो फिर तुम क्या चाहती हो दाई? मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? अगर मैंने चौधरी बीरपाल के सामने ऐसी बात की तो वो तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी अपनी बीवी का इलाज भी तो वही करती है। शांति दाई हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं ये नहीं कह रही कि तुम सीधे चौधरी के पास जाओ। पहले गांव के कुछ भरोसेमंद और समझदार लोगों को अपने साथ मिलाओ जो तुम पर यकीन करते हो, जैसे बीरेंद्र और राजू। उनके कान में ये बात डालो और रात के अंधेरे में उसके क्लिनिक के आसपास नजर रखो। मुझे पूरा यकीन है कि कभी न कभी तो वो अकेले में अपना नकाब जरूर उतारती होगी। बस हमें एक बार उसका असली चेहरा देखना है, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। अगले दिन शाम के समय जब सूरज की तपिश थोड़ी कम हो गई थी, गांव की चौपाल में बरगद के पुराने पेड़ के नीचे रेखा ने बीरेंद्र और राजू को एक तरफ बुलाया। वहां और भी कई लोग बैठे हुक्का पी रहे थे, लेकिन रेखा उन्हें खेतों की तरफ ले गई ताकि कोई उनकी बात ना सुन सके। वहां पहुंचकर रेखा ने बड़ी सावधानी से शांति दाई की सारी बातें उन्हें बता दी। बीरेंद्र, जो पहले से ही तेज स्वभाव का था, ये सब सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत रेखा का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। तेरी जुबान खींचकर कुत्तों को खिला दूंगा रेखा, अगर तूने हमारी डॉक्टर सरिता के बारे में एक शब्द भी और बोला। वो दहाड़ते हुए बोला, तुझे याद नहीं, पिछले साल जब मेरी बीवी मरने वाली थी और उसे शहर ले जाने का कोई रास्ता नहीं था, तब इसी औरत ने रात भर जागकर मेरी बीवी और बच्चे दोनों की जान बचाई थी। वो कोई आम औरत नहीं है, वो तो नेक दिल है। और तुम लोग एक जलनखोर दाई की बातों में आकर उस पर इल्जाम लगा रहे हो। दाई का खुद का काम बंद हो गया है, इसीलिए वो ये सब कहानियां बना रही है। राजू ने जल्दी से आगे बढ़कर वीरेंद्र का हाथ छुड़वाया और उसे पीछे करते हुए समझाया, अरे यार वीरेंद्र, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? थोड़ा सोच समझकर बात कर। रेखा कोई पराई नहीं है, अपनी ही है। और वो ये थोड़ी कह रही है कि दाई की बात पूरी तरह सच है। वो तो बस ये कह रही है कि उसकी बातों में थोड़ा दम तो है। 10 साल हो गए यार उस औरत को यहाँ रहते हुए। हम में से किसी ने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा है। उसकी आवाज भी आम औरतों के जैसे नहीं है। हमें कम से कम अपनी तसल्ली तो कर लेनी चाहिए। सच्चाई जो भी हो एक बार सामने आ जानी चाहिए। अगर वो सच में औरत है और उसका चेहरा जला हुआ है तो हमारा क्या नुकसान है? हम चुपचाप वापस आ जाएंगे और फिर दाई को हमेशा के लिए झूठा साबित कर देंगे। वीरेंद्र का गुस्सा अब थोड़ा शांत जरूर हुआ था, लेकिन उसके माथे की लकीरें अभी भी साफ बता रही थी कि अंदर से वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। उसने एक लंबी सांस ली और धीमे लेकिन भारी स्वर में बोला, ठीक है, तो फिर क्या करना है? क्या इरादा है तुम लोगों का? रेखा ने चारों तरफ नजर घुमाकर ये पक्का किया कि कोई उनकी बात सुन तो नहीं रहा। फिर वो थोड़ा झुककर फुसफुसाते हुए बोली, आज रात हम उसके क्लिनिक के बाहर पहरा देंगे। आजकल बहुत गर्मी है, उमस भी बहुत है। रात में क्लिनिक पर कोई मरीज भी नहीं आता। मुझे पूरा यकीन है कि इतनी गर्मी में वो अकेले में अपना नकाब जरूर उतारती होगी। हमें बस एक बार उसे देखना है ताकि हमारे दिल का शक खत्म हो जाए। वीरेंद्र और राजू ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे आखिरी बार सोच रहे हों। फिर दोनों ने खामोशी से सिर हिलाकर हामी भर दी। रात धीरे धीरे और गहरी होती चली गई। वो एक बेहद उमस भरी और घुटन से भरी रात थी। आसमान पर तारे भी जैसे धुंध में खोए हुए लग रहे थे। हवा बिल्कुल बंद थी, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि शरीर तप रहा था और पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था।
रात के करीब 2 बज चुके थे और पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। क्लिनिक के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे उसके घने साए में रेखा, बीरेंद्र और राजू छुपे बैठे थे। क्लिनिक के अंदर एक हल्का पीला बल्ब जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी खिड़की के शीशे से बाहर आ रही थी। खिड़की का एक पल्ला थोड़ा सा खुला हुआ था ताकि बाहर की हवा अंदर जा सके। बीरेंद्र ने अपनी कमीज की बांह से चेहरा का पसीना पोंछते हुए रेखा के कान में धीरे से कहा, जरा जाकर देख तो अंदर क्या हो रहा है। रेखा ने घबराते हुए हिम्मत जुटाई और दबे पांव खिड़की के पास जाकर झांका। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांस जैसे थम गई। डॉक्टर सरिता एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। उमस और गर्मी से उसका बुरा हाल था। उसने अपना काला मोटा नकाब उतार कर गले में डाल रखा था और एक सफेद तौलिए से अपने चेहरे और गर्दन को पसीना पोंछ रही थी। रेखा की नजर जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने कोई औरत नहीं थी, बल्कि एक मर्द बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी थकान झलक रही थी और उसकी घनी दाढ़ी पसीने से भीगी हुई थी। रेखा के गले में जैसे कांटे चुभने लगे। उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उल्टे पांव पीछे हटी और लड़खड़ाते हुए वीरेंद्र और राजू के पास पहुंची। अंधेरे में भी उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ साफ नजर आ रहा था और उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे, जैसे उसने कोई ऐसा सच देख लिया हो जिसे वो खुद भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। वीरेंद्र ने रेखा की हालत देखकर घबराकर पूछा, क्या हुआ रेखा? तेरी हालत ऐसी क्यों हो रही है? अंदर कुछ देखा क्या डरावना? रेखा के होंठ कांप रहे थे। उसकी आवाज गले में अटक रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने शब्द जोड़े और हकलाते हुए बोली, डरावना नहीं, वो कोई औरत नहीं है, वो एक मर्द है, दाढ़ी वाला मर्द। ये सुनते ही वीरेंद्र और राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह खिड़की की तरफ भागे और अंदर झांक कर जब उन्होंने अपनी आंखों से वो नजारा देखा तो जैसे उनके होश ही उड़ गए। जिस इंसान को वो पिछले 10 सालों से डॉक्टर समझकर अपने घर बुलाते रहे, अपनी औरतों की जान बचाने के लिए जिससे विनती करते रहे, वो असल में एक मर्द निकला। वीरेंद्र की आंखों में खून उतर आया। उसका गुस्सा फटने को तैयार था। उसने पास से एक बड़ा पत्थर उठाया और खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुसने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी राजू ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से रोकते हुए बोला, पागल हो गया है क्या वीरेंद्र? अभी गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा मत कर। हमें नहीं पता वो अकेला है या उसके पास कोई हथियार भी हो सकता है। ये मामला अब हमारे बस का नहीं रहा। हमें तुरंत चौधरी बीरपाल की हवेली जाना होगा। अब फैसला पंचायत ही करेगी इस धोखेबाज के साथ क्या करना है। आज की रात गांव की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। राजू की बात सुनकर वीरेंद्र ने किसी तरह अपने गुस्से पर काबू पाया। पत्थर को जमीन पर फेंका और दांत भींचते हुए बोला, तू ठीक कह रहा है। आज इस इंसान को ऐसी सजा मिलेगी कि आगे से कोई भी हमारी इज्जत के साथ खेलने की हिम्मत नहीं करेगा। तीनों वहां से पागलों की तरह भागे। उनके कदमों की आवाज रात की खामोशी को चीर रही थी, लेकिन अब उन्हें किसी चीज का होश नहीं था। उनकी मंजिल सिर्फ चौधरी बीरपाल की हवेली थी, जहां इस भयानक सच को सबके सामने लाना था। रास्ते में रेखा कई बार ठोकर खाकर गिरती, लेकिन वीरेंद्र उसे पकड़कर उठाता और फिर तीनों आगे दौड़ पड़ते। उनके दिमाग में पिछले 10 सालों की यादें किसी फिल्म की तरह घूम रही थी। कैसे वो इंसान एक सीधी सादी औरत बनकर उनके घरों में आता जाता रहा, कैसे गांव की औरतें उस पर भरोसा करती रहीं और कैसे वो सब इतने बड़े धोखे का शिकार बन गए। हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे पर पहुंचकर वीरेंद्र ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं। कुछ ही देर में चौकीदार नींद में सुस्ताता हुआ दरवाजा खोलने आया, लेकिन उससे पहले ही वीरेंद्र उसे धक्का देकर अंदर घुस गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चौधरी साहब, चौधरी साहब! चौधरी बीरपाल, जो अभी कुछ देर पहले ही सोया था, इस शोर शराबे से घबराकर बाहर आ गया।
उसके कंधे पर चादर पड़ी थी और चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कड़क आवाज में पूछा, क्या हुआ है वीरेंद्र? रात के इस वक्त क्यों हल्ला मचा रखा है? वीरेंद्र हाँफते हुए, लगभग रोते हुए चौधरी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, चौधरी साहब, कयामत आ गई है। हमारा गांव बर्बाद हो गया, हमारी इज्जत लुट गई। जिस सरिता को हम डॉक्टरनी समझते थे वो औरत नहीं है, वो एक मर्द है। हमने अभी अपनी आंखों से उसे देखा है। ये सुनते ही चौधरी वीरपाल के हाथ से उसकी चादर छूटकर जमीन पर गिर गई और उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। पूरे आंगन में एक डरावनी खामोशी फैल गई, जैसे हवा भी रुक गई हो। चौधरी ने अपने कांपते हाथों को किसी तरह संभाला और वीरेंद्र के करीब झुककर भारी आवाज में बोला, वीरेंद्र, अगर तेरी इस बात में जरा सा भी झूठ निकला ना तो मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि कोई याद भी नहीं करेगा। तुझे पता है तू किसके बारे में बोल रहा है? वीरेंद्र ने जमीन से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो हाँफते हुए बोला, चौधरी साहब, मैं जानता हूं ये बात मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम तीनों ने अपनी इन आंखों से उस आदमी को देखा है। उसने अपना काला नकाब उतार रखा था और उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी। वो कोई औरत नहीं, एक अट्टा कट्टा मर्द है जिसने पिछले 10 सालों से हमारे गांव की औरतों के भरोसे के साथ खेल किया है। रेखा भी आगे बढ़ी। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और धीमी लेकिन टूटी हुई आवाज में बोली, चौधरी साहब, वीरेंद्र बिल्कुल सच कह रहा है। शांति दाई ने हमें पहले ही बताया था कि उसके हाथ पैर और चाल ढाल मर्दों की जैसी है, लेकिन हमने यकीन नहीं किया। आज जब अपनी आंखों से देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अब फैसला आपके हाथ में है। ये पूरे गांव की इज्जत का सवाल है। ये सुनते ही चौधरी वीरपाल की आंखों में जैसे आग उतर आई। उसने गुस्से में अपने माथे पर जोर से हाथ मारा और दहाड़ते हुए बोला, ओए, जल्दी से मेरी बंदूक निकालो और गांव के जितने भी जवान हैं सबको अभी के अभी चौपाल में इकट्ठा करो। कोई भी अपने घर में ना सोए। आज रात इस गांव में ऐसा फैसला होगा जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। मैं उस धोखेबाज की खाल जिंदा उधेड़ दूंगा और उसी नीम के पेड़ पर टांग दूंगा जिसके नीचे उसने ये गंदा खेल रचा। उसके आदेश के साथ ही हवेली में अफरा तफरी मच गई। नौकर इधर उधर दौड़ने लगे। कुछ ही देर में गांव की खामोश रात गुस्से भरी आवाजों और भागते कदमों की आहट से भर गई। लोग हाथों में लाठियां, डंडे और लालटेन लिए चौपाल में जमा होने लगे। हर चेहरे पर गुस्सा और हैरानी साफ झलक रही थी। कोई कह रहा था, मुझे तो पहले से ही शक था उसकी आवाज पर, तो कोई अपने सिर पर हाथ मारकर पछता रहा था। हम कितने बेवकूफ निकले। एक मर्द को अपने घर की औरतों तक ले जाते रहे। थोड़ी ही देर में चौधरी वीरपाल अपनी 2 नाली बंदूक हाथ में लेकर भीड़ के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने सख्त आवाज में कहा, ध्यान से सुनो गांव वालों, आज हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। जिस सांप को हम पालते रहे उसी ने हमें डस लिया। वो क्लिनिक में बैठी डॉक्टर सरिता कोई औरत नहीं बल्कि एक मर्द है जिसने हमारे भरोसे का फायदा उठाया है। आज रात हम उसके क्लिनिक को तोड़ देंगे और उसे ऐसी सजा देंगे कि कोई दोबारा हमारी इज्जत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना करे। उसकी बात खत्म होते ही भीड़ जोश में आ गई। लोग नारे लगाने लगे और सबने क्लिनिक की तरफ बढ़ने का मन बना लिया। गुस्सा अपने चरम पर था। ऐसा लग रहा था जैसे आज खून खराबा तय है। हर कोई उस इंसान को अपने गांव की इज्जत का दुश्मन मान चुका था और उसे जिंदा छोड़ने के खिलाफ था। चौधरी वीरपाल ने अपनी इस बंदूक सीधी की और आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी हवेली के अंदर से एक जोरदार चीख गूंजी। वो इतनी दर्द भरी थी कि सबके कदम वहीं रुक गए। सबकी नजरें हवेली की तरफ घूम गईं। कुछ ही पल में हवेली के अंदर से एक बूढ़ी नौकरानी बदहवास हालत में भागती हुई बाहर आई और सीधे चौधरी वीरपाल के पैरों में गिर पड़ी। उसकी सांस तेज तेज चल रही थी। आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो हिचकियों के बीच बोली, चौधरी साहब, गजब हो गया, जल्दी अंदर चलिए। कविता बिटिया की हालत बहुत खराब हो गई है। उनका खून नहीं रुक रहा
और वो बेहोश हो गई हैं। शांति दाई ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। वो कह रही है कि अब बचना मुश्किल है। ये सुनते ही चौधरी बीरपाल के हाथ से बंदूक छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। कविता उसकी जान से प्यारी छोटी बहन थी, जिसे उसने अपनी बेटी की तरह ही पाला था। वो सबको वहीं छोड़कर पागलों की तरह हवेली के अंदर भागा। अंदर का नजारा देखकर उसका कलेजा कांप उठा। कविता बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो चुका था, जैसे शरीर में खून बचा ही ना हो। कमरे में खून की तेज गंध फैली हुई थी। शांति दाई एक कोने में खड़ी थी। उसके हाथ खून से सने हुए थे और वो रो रही थी। चौधरी बीरपाल ने दौड़कर दाई के कंधे पकड़ लिए और उसे झकझोरते हुए रोने लगा। ये क्या हो गया है दाई? तो कुछ करती क्यों नहीं? मेरी बच्ची को बचा ले। मैं तुझे जो कहोगी वो दूंगा। बस मेरी कविता को बचा ले। शांति दाई ने अपने आंसू पोंछे और बेबसी से बोली, चौधरी साहब, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अब मेरे बस में कुछ भी नहीं है। खून बहुत ज्यादा बह चुका है और बच्चा भी उल्टा है। अगर अगले आधे घंटे में कोई बड़ा डॉक्टर नहीं मिला तो ना कविता बचेगी और ना बच्चा। हम इन्हें शहर भी नहीं ले जा सकते। रास्ता 2 घंटे का है और ऐसी हालत में ये सफर सह नहीं पाएगी। अब इन्हें सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है और वो है वही डॉक्टर सरिता, जिसे मारने के लिए आप लोग बाहर खड़े हैं। ये सुनकर चौधरी बीरपाल के दिमाग में जैसे तूफान आ गया। जिस इंसान को वो अभी कुछ देर पहले जिंदा जलाने की ठान चुका था, अब उसी के हाथ में उसकी बहन की जिंदगी थी। उसके अंदर एक भयानक जंग छिड़ गई। एक तरफ गांव की इज्जत और गुस्सा, दूसरी तरफ उसकी मासूम बहन की सांसें। तभी वीरेंद्र और रेखा भी कमरे में आ गए। वीरेंद्र ने आगे बढ़कर कहा, चौधरी साहब, आप इस दाई की बातों में मत आइए। हम उस आदमी को इस हवेली में नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम कविता को शहर ले जाएंगे, सब ठीक होगा। इतना सुनते ही चौधरी बीरपाल ने पलटकर वीरेंद्र के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो गुस्से और दर्द में कांपती आवाज में चिल्लाया, चुप कर वीरेंद्र, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मेरी बहन मर रही है। मुझे इस वक्त किसी इज्जत, किसी गैरत की परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ मेरी कविता चाहिए। अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगा। ये कहकर वो नंगे पैर ही हवेली से बाहर भाग पड़ा। बाहर खड़ा पूरा हुजूम उसे इस हालत में देखकर सन्न रह गया। चौधरी बीरपाल बिना रुके सीधे उसी क्लिनिक की तरफ दौड़ रहा था जिसे वो कुछ देर पहले जलाने वाला था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। क्लिनिक के दरवाजे तक पहुंचकर उसने दोनों हाथों से जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और रोते हुए चिल्लाने लगा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मेरी बहन मर रही है। कुछ ही पलों के बाद अंदर से कुंडी खुलने की आवाज आई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। सामने वही नकाब में लिपटी हुई शख्सियत खड़ी थी, जिसका चेहरा पूरी तरह काले कपड़े से ढका हुआ था। चौधरी बीरपाल उसके कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, लेकिन इस वक्त मुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं है। मेरी छोटी बहन कविता हवेली में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। उसका बहुत खून बह चुका है। शांति दाई ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। मेरे साथ चलो और मेरी बहन की जान बचा लो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। उस नकाबपोश ने चौधरी की बात सुनी, लेकिन ना कोई सवाल किया ना कोई बहस। उसने बिना एक शब्द बोले तेजी से अपना काला बैग उठाया और चौधरी के साथ हवेली की तरफ चल पड़ा। उसकी चाल में एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे उसे अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं, बस किसी की जान बचाने की फिक्र हो। हवेली के बाहर पूरा गांव जमा था। जब लोगों ने चौधरी बीरपाल को उसी नकाबपोश के साथ लौटते देखा तो सबकी नजरें झुक गईं। किसी में हिम्मत नहीं थी कि चौधरी के सामने कुछ बोल सके। वो डॉक्टर तेजी से अंदर गया और सीधे उस कमरे में पहुंचा जहां कविता बेसुध पड़ी थी। उसने शांति दाई को अपने साथ अंदर रखा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर दालान में चौधरी बीरपाल जमीन पर बैठा। वहीं दूसरी तरफ खड़े लोगों के बीच धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई।
वीरेंद्र धीरे से राजू के पास झुककर बोला, देख लेना राजू, ये सब उस धोखेबाज की कोई चाल है। अंदर जाकर पता नहीं क्या करेगा। मुझे अब भी उस पर भरोसा नहीं है। राजू ने उसे हल्का सा धक्का देकर चुप कराया और बोला, वीरेंद्र, वो अंदर किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहा है और तुझे अभी भी शक हो रहा है। कम से कम वो हमसे ज्यादा हिम्मत वाला है, जो सब कुछ जानते हुए भी यहाँ मौत के बीच में आ गया। वक्त जैसे थम सा गया था। करीब 2 घंटे तक सबकी सांसें अटकी रहीं। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। चौधरी बीरपाल की बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक कमरे के अंदर से एक बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज गूंजी। ये आवाज सुनते ही चौधरी बीरपाल ने जमीन पर सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और डॉक्टर सरिता बाहर आई। उसका पूरा कपड़ा पसीने से भीगा हुआ था और वो बुरी तरह हाँफ रही थी। उसने अपनी उसी भारी आवाज में कहा, मुबारक हो चौधरी साहब, आपकी बहन और उसका बच्चा दोनों अब खतरे से बाहर हैं। खून बहुत बह गया था, लेकिन अब सब ठीक है। चौधरी बीरपाल खड़ा हुआ। उसने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर शुक्रिया कम और गुस्सा ज्यादा दिखाई दे रहा था। उसका काम पूरा हो चुका था और अब उसे वही फैसला याद आ रहा था जो उसने कुछ घंटे पहले पूरे गांव के सामने लिया था। डॉक्टर सरिता ने चुपचाप अपना बैग उठाया और हवेली से बाहर निकलने लगी। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, गांव वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उनकी आंखों में फिर वही गुस्सा और शक लौट आया था। वीरेंद्र आगे बढ़ा। उसने उसका रास्ता रोका और तंज भरे अंदाज में बोला, कहाँ जा रहे हो डॉक्टर साहब, या कहूँ डॉक्टर साहिबा? आज तो तुम्हारा असली चेहरा देखकर ही तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने हम सबको। डॉक्टर सरिता चुपचाप खड़ी रही, बिना कुछ कहे, जैसे उसे पता हो कि अब जो होना है वो होकर ही रहेगा। उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। बाहर खड़े लोग उसे गालियां देने लगे। कुछ ने गुस्से में आकर उसे धक्के भी दिए। माहौल हर पल और ज्यादा भड़कता जा रहा था कि तभी अचानक दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज सुनाई दी। किसी ने चुपके से पुलिस को खबर कर दी थी कि एक मर्द औरत बनकर गांव वालों को धोखा दे रहा है और अब गांव वाले उसे मारने पर उतारू हैं। कुछ ही पलों में 2 पुलिस की गाड़ियां धूल उड़ाती हुई वहां आ पहुंची और उनमें से कई पुलिस वाले बाहर निकल आए। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर भीड़ को पीछे धकेला और बंदूक हवा में उठाकर जोर से चिल्लाया, सब पीछे हट जाओ, कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। उसने तुरंत उस नकाबपोश डॉक्टर को अपने घेरे में लिया और भीड़ के गुस्से से बचाते हुए उसे वापस उसके क्लिनिक की तरफ ले गया ताकि वहां आराम से पूछताछ की जा सके। बाहर पूरा हुजूम नारे लगाता हुआ क्लिनिक के सामने जमा हो गया। लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और शोर लगातार बढ़ता जा रहा था। क्लिनिक के अंदर माहौल बेहद तनाव भरा था। इंस्पेक्टर ने दरवाजा अंदर से बंद करवा दिया और उस नकाबपोश के सामने आकर सख्त आवाज में बोला, देखो, तुम जो भी हो, शांति से अपना नकाब उतार दो। बाहर लोग तुम्हारी जान लेने पर तुले हैं। हम तुम्हें बचाकर यहाँ लाए हैं। हमें सच्चाई जाननी होगी कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो। डॉक्टर ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज में गहरा दर्द था। वो बोला, साहब, मुझे यूं बेइज्जत मत कीजिए। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे बस चुपचाप यहाँ से जाने दीजिए। मैं कभी वापस इस गांव में नहीं आऊंगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरे चेहरे से ये पर्दा मत हटाइए। लेकिन बाहर भीड़ का शोर और दरवाजे पर पड़ती चोटें तेज होती जा रही थी। इंस्पेक्टर को अंदाजा हो गया था कि लोग किसी भी वक्त दरवाजा तोड़कर अंदर घुस सकते हैं। उसने गुस्से में पास खड़ी महिला कांस्टेबल को इशारा किया और बोला, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका नकाब उतारो। महिला कांस्टेबल आगे बढ़ी और एक झटके में उसका वो नकाब खींच लिया। नकाब हटते ही सामने एक मर्द का चेहरा था। घनी दाढ़ी, पसीने से भीगा माथा, लेकिन आंखों में कोई डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून और गहरा दर्द था, जैसे कि बहुत कुछ सहकर भी वो शांत हो चुका हो। बाहर खिड़की से झांक रहे लोग ये नजारा देखकर और ज्यादा उग्र हो गए।
गालियां देते हुए दरवाजा पीटने लगे। लेकिन अंदर खड़े इंस्पेक्टर की हालत देखने लायक थी। वो उस चेहरे को देखकर जैसे जड़ हो गया था। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो कई पल तक बिना पलक झपकाए उस आदमी को देखता रहा, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो। फिर उसके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसकी सांस अटक सी गई थी। उस छोटे से क्लिनिक में जहां हर दिन जिंदगी और मौत की जंग लड़ी जाती थी, आज एक अजीब सा सन्नाटा और रहस्य छा गया था। उमस और गर्मी के बावजूद लोगों के माथे पर पसीने की जगह डर की लकीरें थीं। इंस्पेक्टर के कांपते हाथ धीरे धीरे उठे और उसने पूरे सम्मान के साथ उसे सलाम किया। उसकी आवाज में अब सख्ती नहीं बल्कि सम्मान और हैरानी थी। वो मुश्किल से शब्द निकालते हुए बोला, सर, क्या आप सच में डॉक्टर कुमार हैं? हमारे देश का गर्व, वो मशहूर सर्जन जो 10 साल पहले अचानक सब कुछ छोड़कर कहीं गायब हो गए थे। आप यहाँ इस हालत में? इंस्पेक्टर के मुंह से जैसे शब्द खुद ब खुद निकल गए। बाहर खड़े लोग जो अभी तक गुस्से में गालियां दे रहे थे, ये नाम सुनते ही एकदम चुप हो गए, जैसे किसी ने उनकी आवाज छीन ली हो। उनके हाथों में पकड़े डंडे धीरे धीरे नीचे गिरने लगे। भीड़ में खड़े कुछ पढ़े लिखे नौजवान जो शहर के कॉलेजों में पढ़ते थे, एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर कुमार, ये कोई आम नाम नहीं था। ये उस महान शख्सियत का नाम था जिससे मिलने के लिए बड़े बड़े अमीर लोग, मंत्री और अधिकारी महीनों इंतजार करते थे, जिसकी क्लिनिक के बाहर हमेशा लंबी कतारें लगी रहती थी, जिसे सरकार ने उसकी काबिलियत के लिए सम्मानित किया था। और वही इंसान आज इस छोटे से गांव में एक औरत का भेष बनाकर रह रहा था। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर क्यों? इंस्पेक्टर ने भारी और भावुक आवाज में पूछा, सर, आप तो हमारे देश का गर्व हैं। आपके हाथों में इलाज का वो हुनर है जिसकी मिसाल दी जाती है। आप करोड़ों कमा सकते थे, बड़े बड़े अस्पताल आपके लिए खुले रहते, फिर आप यहाँ इन हालात में इन लोगों के बीच क्यों रह रहे थे जो आपकी कदर तक नहीं करते? आपने अपनी वो शानदार जिंदगी छोड़कर इस छोटे से गांव की मुश्किल जिंदगी क्यों चुनी? डॉक्टर कुमार ने ये सुना तो उसके चेहरे पर जो हल्की सी शांति थी वो धीरे धीरे गहरे दर्द में बदल गई। उसकी आंखें भर आईं। उसने एक लंबी सांस ली और धीमी, ठहरी हुई लेकिन बेहद दुख भरी आवाज में बोला, इंस्पेक्टर साहब, जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, उसकी आत्मा जैसे खत्म हो जाती है, तब उसे दुनिया की कोई दौलत, कोई शोहरत मायने नहीं रखती। ये सब तब तक अच्छा लगता है जब तक अपने लोग साथ होते हैं। उसने सामने खड़े लोगों की तरफ देखा। अब वहां सन्नाटा था। हर कोई उसकी बात सुनने के लिए खामोश खड़ा था। उसने आगे कहना शुरू किया, आज से करीब 10 साल पहले की बात है। मैं अपनी पत्नी के साथ एक ऐसे ही दूर के गांव में मेडिकल कैंप लगाने गया था। हम दोनों बहुत खुश थे क्योंकि हम जल्दी ही माता पिता बनने वाले थे। लेकिन उसी रात अचानक उसे तेज दर्द शुरू हो गया। उस इलाके में आसपास कोई अस्पताल नहीं था, कोई महिला डॉक्टर नहीं थी, और सबसे बड़ी समस्या वहां के लोगों की सोच थी, बिल्कुल आप लोगों जैसी। उनका मानना था कि कोई मर्द किसी औरत का इलाज नहीं कर सकता। उसकी आवाज भर्रा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बोला, मेरी पत्नी की हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी। मैंने गांव वालों के सामने हाथ जोड़े, उनके पैर तक पकड़ लिए, उनसे विनती की कि मुझे अपनी पत्नी का इलाज करने दे। मैं खुद एक सर्जन हूँ, मैं उसे बचा सकता हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। डॉक्टर कुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दर्द से भरी आवाज में कहा, मैं उस गांव के मुखिया के सामने गिर पड़ा। उससे कहा कि मेरी पत्नी मर जाएगी, मुझे अंदर जाने दो। मैं उसका पति भी हूं और डॉक्टर भी। लेकिन उसने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और कहा, ये हमारा गांव है और यहाँ हमारी परंपराएं चलती हैं। हम अपनी औरतों को किसी मर्द के सामने नहीं लाते। इतना कहते कहते डॉक्टर कुमार की आवाज कांपने लगी और वहां खड़े हर इंसान के दिल में एक अजीब सा दर्द उतरने लगा, जैसे वो सब पहली बार अपने ही बनाए नियमों का असली अंजाम समझ रहे हों।
वो चाहे पति ही क्यों ना हो। इस हालत में औरत को छूना हमारे यहाँ बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। हम उसे हाथ नहीं लगाने देंगे। डॉक्टर कुमार की आवाज भर्रा गई। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे वो सब कुछ फिर से अपनी आंखों के सामने देख रहा हो। उन्होंने मुझे मार पीट कर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी और मैं उस कमरे में पागलों की तरह दरवाजे पीटता रहा, दीवारों से सिर टकराता रहा, चीखता रहा और बाहर मेरी पत्नी, मेरी जिंदगी दर्द से तड़प तड़प कर मुझे पुकार रही थी। उसकी आवाज कांपने लगी। क्लिनिक के अंदर खड़े हर इंसान की सांस जैसे थम गई थी। मैं चिल्लाता रहा, मुझे जाने दो, वो मुझे बुला रही है, मैं उसे बचा सकता हूँ। लेकिन बाहर खड़े वो लोग बस हंसते रहे, मेरी मजबूरी का मजाक उड़ाते रहे, कहते रहे, चुप बैठ जा, हमारी इज्जत का सवाल है। डॉक्टर कुमार की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आज भी रातों में उसकी वो दर्द भरी चीखें मेरे कानों में गूंजती हैं, उस बंद दरवाजे के पीछे से आती हुई। और मैं अपनी सारी डिग्रियों, अपने सारे ज्ञान के बावजूद जमीन पर पड़ा एक बेबस इंसान था। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे दिल के अंदर जमा दर्द को बाहर निकाल रहा हो। जब कई घंटों बाद उन्होंने दरवाजा खोला तब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी पत्नी और मेरा वो बच्चा, जिसकी एक झलक देखने के लिए मैंने कितने सपने सजाए थे, दोनों खून में लथपथ इस दुनिया से जा चुके थे। ये कहते ही उसकी आवाज टूट गई। क्लिनिक में सन्नाटा छा गया। बाहर का शोर भी जैसे कहीं खो गया था। उस दिन मेरी दुनिया खत्म हो गई। मुझे अपनी हर चीज से नफरत हो गई, अपनी डिग्रियों से, अपनी शोहरत से, अपनी पहचान से, क्योंकि ये सब मिलकर भी मेरी सबसे कीमती चीज को नहीं बचा सके। उसने सिर झुका लिया। मैं उस दिन अंदर से टूट गया था। जीने की हर इच्छा खत्म हो गई थी। लेकिन फिर मैंने तय किया कि मैं उन औरतों को नहीं मरने दूंगा जो सिर्फ इसलिए मर जाती हैं क्योंकि उनके पास कोई महिला डॉक्टर नहीं होती और उनके घरवाले अपनी झूठी इज्जत के नाम पर किसी मर्द को उनके पास नहीं आने देते। उसकी आवाज अब धीमी लेकिन मजबूत हो गई थी। मैं जानता था कि मैं एक दिन में लोगों की सोच को नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी काबिलियत से उनकी जान तो बचा सकता हूँ। इसलिए मैंने अपनी पहचान, अपनी दौलत, सब कुछ छोड़ दिया और एक औरत का रूप अपना लिया ताकि कोई मुझ पर शक न करे और मैं उन बंद दरवाजों तक पहुंच सकूं जहां मौत खड़ी होती है और जहां किसी मर्द को जाने की इजाजत नहीं होती। उसने सबकी तरफ देखा। अब वहां खड़े हर इंसान की आंखें झुकी हुई थीं। पिछले 10 सालों में मैंने इस गांव और आसपास के इलाकों में हजारों औरतों और उनके बच्चों की जान बचाई है। बस यही मेरी सजा भी है और यही मेरा सुकून भी। मैंने अपनी रातों की नींदें कुर्बान कर दी, आंधी, तूफान और बारिश में सफर किया, सिर्फ इसलिए कि कोई और पति मेरी तरह खून के आंसू ना रोए और किसी और का घर यूं बर्बाद ना हो। डॉक्टर कुमार की आवाज अब कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत भी थी। अगर इस मकसद के लिए मुझे औरत के लिबास पहनने पड़े, अपना चेहरा इस घुटन भरे नकाब में छुपाना पड़ा, तो मुझे इसमें जरा भी शर्म नहीं आई, क्योंकि मेरे लिए एक इंसान की जान बचाना ही सबसे बड़ा काम है। उसने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को आस्तीन से पोंछा और बाहर खड़े लोगों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे बहुत गहरा दर्द छुपा था। आज तुम सबने मेरा वो राज जान लिया जिसे मैं पिछले 10 सालों से अपने सीने में दबाकर बैठा था। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं और ना ही मुझे अपनी मौत का डर है, क्योंकि मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई। उसकी बात सुनकर हर कोई पत्थर की तरह खड़ा था। अगर तुम लोग चाहो तो आज मुझे अपने डंडों और लाठियों से मार डालो, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन मारने से पहले एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना कि आज मैंने उसी चौधरी की बहन कविता की जान बचाई है। अगर मैं चाहता तो अपना राज बचाने के लिए उसे मरने देता। मेरी पत्नी तो चली गई, लेकिन मैंने तुम्हारी कविता को नहीं जाने दिया। मैंने अपना फर्ज निभा दिया। उसकी ये बातें जैसे हर इंसान के दिल को चीर रही थी। क्लिनिक के अंदर और बाहर खड़े लोगों पर जैसे मौत सी खामोशी छा गई।
किसी के पास कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं थे। सबके सिर शर्म से झुक गए थे। तभी भीड़ को चीरता हुआ चौधरी बीरपाल आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वो सीधे डॉक्टर कुमार के पैरों में गिर पड़ा। उसके आंसू डॉक्टर के पैरों को भिगो रहे थे। वो बच्चों की तरह रोते हुए बोला, डॉक्टर साहब, हमें माफ कर दीजिए। हम अंधे और अनपढ़ लोग हैं जो एक हीरे को पत्थर समझते रहे। आप तो नेक हैं जिसने अपना सब कुछ खोकर हमारी पीढ़ियों को बचाया है। वो हांफते हुए रो रहा था। मैं कितना बड़ा पापी हूं कि मैं उसी हाथ को काटने चला था जिसने अभी मेरी बहन कविता को मौत के मुंह से निकाला। हम आपके एहसानों के नीचे दबे हुए हैं और हमने आपको मारने का सोचा। मुझ पर लानत है। उसने अपना माथा जमीन पर पटक दिया। मेरी झूठी शान ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मेरी तरफ देखें। आपने आज मेरी बहन को बचाकर मुझे ऐसा सबक दिया है जिसकी गूंज मैं जिंदगी भर सुनूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर वीरेंद्र, रेखा और बाकी गांव वाले भी रो रहे थे। वीरेंद्र आगे बढ़ा। उसने अपना डंडा तोड़कर फेंक दिया और रोते हुए बोला, डॉक्टर साहब, मेरी बीबी और मेरे बच्चे की जान भी आपने ही बचाई थी। आप हमारे लिए रोशनी हैं। हमें हमारी इस घटिया सोच के लिए माफ कर दीजिए। हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। रेखा भी आगे बढ़ी। उसने रोते हुए डॉक्टर के हाथ पकड़ लिया और बोली, डॉक्टर साहब, आपने हमारी पीढ़ियों को बचाया और हम आपकी जान लेने पर उतारू हो गए। हमें अपनी छोटी सोच पर बहुत शर्म आ रही है। पूरे गांव के लोग सिर झुकाए खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आंख उठाकर डॉक्टर कुमार की तरफ देख सकें। उन्होंने एक ऐसे इंसान को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान था जिसने अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों की जिंदगी बचाने का रास्ता चुना था। उस दिन गांव वालों की झूठी शान और खोखली इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। उनके सामने सच्चाई का ऐसा उजाला फैल चुका था जिसने उनके दिलों में जमा सालों पुराना अंधेरा साफ कर दिया था। जो लोग अभी तक अपनी परंपराओं और गलत सोच पर घमंड करते थे, आज वही लोग सिर झुकाकर खड़े थे। उनकी आंखों में पछतावा था, लेकिन साथ ही एक नई समझ भी जन्म ले चुकी थी। उस छोटे से गांव में उस दिन सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नई सोच ने भी जन्म लिया था। चौधरी बीरपाल, वीरेंद्र, रेखा, राजू और बाकी गांव वालों ने उसी वक्त ठान लिया कि अब कभी किसी औरत की जान झूठी इज्जत और बेकार की परंपराओं की वजह से नहीं जाएगी। उन्होंने दिल से डॉक्टर कुमार को उसके असली रूप में स्वीकार कर लिया, एक ऐसे इंसान के रूप में जो इंसानियत की मिसाल था। उन्होंने उसे पूरे सम्मान और आदर के साथ अपने गांव का सबसे बड़ा रक्षक मान लिया। वो इंसान जो इतने सालों तक अंधेरे में रहकर दूसरों के लिए रोशनी बांटता रहा, आज वही उनके दिलों का सबसे बड़ा और बेताज राजा बन चुका था। अब कोई उसे उसके भेष से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानता था, और यही उसकी असली जीत थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठी इज्जत, परंपराएं और बिना सोचे समझे शक करना कई बार किसी की जान ले सकता है और सच्चे इंसान को गलत साबित भी कर सकता है। हमें किसी को उसके रूप या भेष से नहीं बल्कि उसके कर्म और इंसानियत से ही पहचानना चाहिए। साथ ही समय पर सही इलाज और सही सोच ही सबसे बड़ी इज्जत होती है, ना कि बेकार की मान्यताएं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, हाइप दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन व सामाजिक संदेश देने के उद्देश्य से लिखी गई है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान, पेशे या वास्तविक घटना से कोई भी सीधा संबंध नहीं है। कहानी में दिखाए गए पात्रों, घटनाओं और परिस्थितियों का उद्देश्य केवल समाज में फैली गलत सोच और अंधविश्वास के प्रति जागरूकता फैलाना है। कृपया इसे वास्तविकता से जोड़कर ना देखें। धन्यवाद।